यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोग सुपर 30 के जो सॉल्यूशन है वो कर रहे थे। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, समझा दिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये टीडीएस टीसीएस टॉपिक से है और ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बंदा है मिस्टर सुभाष, इज अ रिटेलर ऑफ द कार स्पेयर पार्ट्स। ये कार स्पेयर पार्ट का रिटेलर है। He started his business in 2000 May 2020. So May 2020 में उसने उसका बिजनेस स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। His turnover for the previous year 2021 means last year turnover is 10.5 crore है। He generally purchased the goods from the car accessories and company only. There is a one company name is a car accessories and company, उससे वो goods purchase करता है। Car accessories and company manufacturer and sell spare parts directly to the customer as well as through the e-commerce platform carparts.com. Now car accessories जो कंपनी है उनका एक वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट के थ्रू ये लोग बेचते हैं। carparts.com के थ्रू ऑनलाइन भी बेचते हैं। कार एसेसरीज कंपनी टर्नओवर फॉर द बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 15 करोड़। लास्ट ईयर टर्नओवर ऑफ कार एसेसरीज एंड कंपनी का टर्नओवर लास्ट ईयर 15 करोड़ था। The relevant information of purchase made by Mr. Subhash for the previous year 21-22 are as given under. Date of credit to the amounts of car accessories and company, that is the date on which amount is credited, means crediting the party, and date of payment to the car accessories and company, that is the date of payment. Value of spare parts without GST and GST is 18% and total value of spare parts and payment is given. So basically सुभाष करके है, वो सुभाष ने क्या किया, ये वाली गुड्स है वो खरीदी है किससे? कार एसेसरीज एंड कंपनी से, जिसमें जीएसटी इतना है, टोटल अमाउंट इतना है। आपसे पूछा क्या है? इन एडिशन टू अबव, मिस्टर सुभाष ऑल्सो परचेज द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कार एसेसरीज एंड कंपनी फॉर 12 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट 18% थ्रू द carparts.com। एक वेबसाइट है carparts.com, उस carparts.com वेबसाइट से भी उसने कुछ खरीदा है 12 लाख का। ये कोई वेबसाइट से उसने ऑनलाइन खरीदा है। ऑन 31st December 2021 the payment was made directly to the car accessories and company on 15 January 2022. Pen is duly furnished by Mr. Subhash, car accessories and company and the carparts.com. The GST portion is indicated separately in the invoice of the car accessories and company, but it is not shown separately when the goods are purchased through the carparts.com. आपसे क्वेश्चन पूछा है, based on above fact choose the most appropriate answer of question number 1 to question number 5. First question, is Mr. Subhash required to deduct tax at source in respect of purchase of transaction made directly with the car accessories and company? If yes, then when and what is the amount of tax to be deducted? This question is very interesting question and very good question. Why very good question? Because इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं वो इनबिल्ट है यहाँ पे। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे क्या ना मुझे कुछ वर्किंग करने के लिए टाइम मिल जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पेज है वो इंसर्ट कर लेता हूं। तो इसके बाद में एक पेज यहां पे मैंने इंसर्ट कर लिया। चलिए अब आप एक बात समझिए, यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है सुभाष और वो कहां से खरीद रहा है? दैट इज द कार एसेसरीज एंड कंपनी से। सो यहां पे सुभाष करके बंदा है, कार एसेसरीज एंड कंपनी करके उससे खरीद रहा है। अब एक बात बताइए, सुभाष का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ है एंड कार एसेसरीज का लास्ट ईयर का टर्नओवर है दैट इज आल्सो मोर देन 10 करोड़। तो यहां पे सुभाष है वो बायर है एंड कार एसेसरीज है वो सेलर है। अब एक चीज समझिए, आप लोग बायर और सेलर में जब टीडीएस की बात करते हैं तो आपको दो सेक्शन याद आती है। अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक सेक्शन होती है, आपको याद रहेगा, तो 206C1H। और 206C1H क्या बोलती है कि जब भी सेलर जो है वो कुछ गुड्स को सेल करता है, अगर वो कंसिडरेशन कलेक्ट करता है एंड इफ दैट कंसिडरेशन इज मोर देन 50 लाख रुपीस इन अ ईयर, जो कंसिडरेशन कलेक्ट किया वो कंसिडरेशन है वो 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो जितना भी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीस रहेगा उस पे सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट 0.1% ऑन द कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख। सो सेलर है वो कंसिडरेशन कलेक्ट करेगा इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख, तो जितना भी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रहेगा उस पे टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट 0.1% की रेट से सेलर, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 206C1H।
नाउ एक बायर के लिए सेक्शन टीडीएस में लाई गई, दैट इज द सेक्शन 194Q। और 194Q है वो बायर के पर्सपेक्टिव बोलती है कि अगर बायर है वो कोई गुड्स को परचेज करता है और बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो बायर जो भी गुड्स परचेज करेगा इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख रुपीस है, इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख, उस पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटेगा इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख रुपीस, दैट इज 194Q। But guys, if you remember, this 194Q section is applicable from the 1st July 2021. This section is applicable from 1st July 2021. 1st July 2021 से applicable है, उसके पहले applicable नहीं थी। लेकिन गाइस जो 50 लाख का लिमिट है ना, वो 50 लाख का लिमिट आपके पूरे साल का देखा जाएगा। जो 50 लाख का लिमिट है फॉर द पर्पस ऑफ 194Q वो पूरे साल का देखा जाएगा, बट टीडीएस विल बी डिडक्टेड ओनली ऑन द परचेज मेड आफ्टर 1st जुलाई 2021। यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, ये 206C1H है ना, इसमें टीडीएस कब, सॉरी टीसीएस कब कलेक्ट करना है, उस सेक्शन में टीसीएस कब कलेक्ट करना है, जब कंसिडरेशन रिसीव होता है। जब कंसिडरेशन रिसीव होता है ना तभी टीसीएस कलेक्ट करना है, और वो भी टोटल कंसिडरेशन पे टीसीएस कलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। ध्यान रखना यहां टीसीएस में जीएसटी इंक्लूड रहता है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी है उस पे टीसीएस कलेक्ट करना है इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख रुपीस। लेकिन गाइस टीडीएस वाली सेक्शन है ना 194Q, उसमें टीडीएस कब डिडक्ट करना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, टीडीएस वाली सेक्शन में क्या जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है? आंसर इज नो। जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर मान लो पहले इनवॉइस आ गया तो इनवॉइस में यू नो दैट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द जीएसटी, तो इनवॉइस पहले आ गया तो जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन एक चीज समझना, अगर पेमेंट पहले आ गया, मींस इनवॉइस बाद में आया बट पेमेंट पहले आप कर रहे हो, पेमेंट जब आप पहले कर रहे हो तो आपको पता नहीं ना उसमें जीएसटी का अमाउंट कितना होगा, तो टोटल पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। टोटल पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले टीसीएस वाली जो सेक्शन है उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट पे जितना अमाउंट रिसीव होता है उस पे टीसीएस आता है 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। बट टीडीएस वाली सेक्शन में गाइस जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ देते हैं। अगर इनवॉइस पहले आया तो जीएसटी कंपोनेंट को आप छोड़ देंगे, बट सपोज इनवॉइस जो है वो पहले नहीं आया, पहले पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट किया है, तो उस केस में इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट पे आपका टीडीएस है वो आएगा। अब एक और क्लेरिफिकेशन ये है कि 194Q में अगर टीडीएस कट जाता है तो 206C1H में टीसीएस नहीं आएगा। अगर 194Q में टीडीएस कट जाता है तो 206C1H में टीसीएस नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे यही है कि सर इज सुभाष इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस और नॉट। सो गाइस कैन आई से दैट कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st जुलाई, तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ परचेज मेड बिफोर 1st जुलाई उन पे टीडीएस तो नहीं आएगा। तो इस वाली परचेज पे, बिकॉज ये 15 मई 2021 को हुई थी, पेमेंट 2 जून 2021 को हुआ था, तो इन दो परचेज पे आपका टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये वाला जो परचेज है ये आपका 1st जुलाई 2021 के बाद हुआ, तो इन पे टीडीएस आ सकता है। अब एक चीज समझना है यहां पे, लेकिन कौन से अमाउंट पे आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपने यहां पे 40 लाख और 15 लाख का परचेज किया था, तो मैं बोलूं 50 लाख का लिमिट तो क्रॉस हो चुका है। 50 लाख का लिमिट है वो तो क्रॉस हो चुका है पहले ऑलरेडी, दैट 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो अब जो भी परचेज होगी फ्रॉम 1st जुलाई 2021 उस पे टीडीएस है वो आएगा 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, बिकॉज 50 लाख का लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। In this particular case, your credit is made on 28 August 2021, but you have made the payment earlier on the 17 August 2021. This is a very interesting part. You made the payment on 17 August 2021 and credit is made on 28 August 2021. TDS कब काटना पड़ता है? Payment और credit, whichever is earlier. So can I say that on 17 August 2021 को TDS काटना रहेगा, लेकिन कौन से अमाउंट पे? इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? राइट आंसर इज इंक्लूडिंग जीएसटी, बिकॉज जब आपने पेमेंट पहले किया है, जब पेमेंट पहले किया है, मींस पेमेंट इज प्रायर एज कंपेयर टू द क्रेडिट, सो कैन आई से दैट यू डोंट नो दैट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी, सो कैन आई से दैट योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द 25,37,000। 25,37,000 पे 0.1% की रेट से आपका टीडीएस आ जाएगा। एंड सेकेंड केस में दैट
Credit is on 14 Feb and payment is on 28 Feb. So here credit made first. So in that case GST वाले अमाउंट पे TDS नहीं काटना है, मींस 10,50,000 पे TDS काटना पड़ेगा. तो गाइस यहाँ पे सुभाष 194Q में TDS कितने वाले अमाउंट पे काटेगा? 25,37,000 पे 0.1%. इट्स कम्स टू द 2537. वो कब काटेगा? 17 अगस्त 2021 को. एंड सेकंड वाले में यहां 10,50,000 पे मल्टीप्लाई बाय 0.1%, दैट इज 1050. कौन सा? विच एवर इज अर्लियर वाला डेट इज अ क्रेडिट वाला डेट, इस टाइम पे काटेगा. तो मैं बताऊं हियर इन दिस एग्जांपल योर आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर. आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन इज रियली माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो यहां पे पूछी है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट. Is car accessories and company required to collect tax at source in respect of the sale transaction with Mr. Subhash? If yes, then when and what is the amount of tax to be collected? क्वेश्चन ये आता है कि कार एसेसरीज एंड कंपनी जो सेलर है उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा या नहीं. एक बात बताओ, जब टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होता. लेकिन एक बात बताइए, ये जो दो पहले वाले पेमेंट थे, ये वाले दो पेमेंट, इस पे तो टीसीएस आ सकता है. आंसर इज यस, आ सकता है. लेकिन टीसीएस कलेक्ट कब करना है? ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अमाउंट. ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अमाउंट. सो व्हेन दे रिसीव द अमाउंट, कैन आई से दैट दिस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 2nd June 2021, दिस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 30th June 2021. एंड गाइज इफ दैट अमाउंट इज मोर देन 50 lakh, then only TCS is applicable at the rate 0.1%. So can I say that here on 47,20,000, the total amount including the GST on this TCS is not applicable because this is not more than 50 lakh. But guys, when they receive the 17,70,000, so can I say that in 17,70,000, what is the in excess of 50 lakh? Because total is a 47,20,000. Where is my calculator? So 47,20,000, when they receive the 47,20,000 in the first time, that is on 2nd June 2021, that time TCS was not there, means TCS is not applicable because limit of 50 lakh is not crossed. So can I say that 47,20,000, there is no TCS. But guys, on 17,70,000, so here 4720 plus 17,70,000, so total comes to 6490 minus your 50 lakh, there is no TCS. So can I say that on 14,90,000 there will be TCS? On 14,90,000 there will be TCS at the rate 0.1%. So here guys, in this particular answer, your right answer is the C, I think, right? C is the right answer, that is 1490 on the 30th June 2021. That is the right answer. So first answer was B and second answer is a C. Now third answer. Assume that Subhash has started the retail business of car spares parts in May 2021 only. Means in current year he has started the business. In such a cases, would the answer of MCQ1 and MCQ2 will be different? If yes, then what would be the answer of MCQ1 and MCQ2? So guys, just tell me one thing. When Subhash has started business in the current year only, so can I say that last year turnover was nil? और लास्ट ईयर टर्नओवर वाज निल, मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर हम इसका निल लेंगे बिकॉज इस साल अगर बिजनेस चालू किया है तो लास्ट ईयर टर्नओवर इज निल, इट इज नॉट मोर देन 10 करोड़. सो कैन आई से दैट इन दिस ईयर देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q. 194Q is not applicable. Here 194Q is not applicable in this particular year. So guys, can I say that here like seller will collect the TCS on all the amount? So here seller will collect the TCS. Here seller collected the TCS on this first two amount. Means first obviously not because it was not more than 50 lakh. Now in the third case and fourth case also he will collect the TCS. Answer is yes. So in this particular case, can I say that what will be your answer? So suppose if that happen, then here it will be a D, that Subhash is not required to deduct any TDS, but seller will collect the TCS on all 4 installment. Obviously in the first installment there will be no TCS, but in the second installment there will be a 1490, third installment 2537 and fourth installment 1239, because at 4 times they have purchased the goods. So whatever the including GST amount, on that amount they will collect the TCS. So here guys, answer will be the B. So if that happen, in that case your first MCQ answer will be D and second MCQ answer will be B. So here C will be the correct answer. C will be the correct answer here. So here C will be the correct answer. Now last part, second last part. Are the provision of tax deduction and collection at source attracted in respect of transaction with the carparts.com? अब यहाँ पे एक ऑनलाइन वेबसाइट है और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू इसने कुछ गुड्स परचेज किया है.
तो क्या उस पे टीडीएस टीसीएस आएगा? तो एक बात समझिए, हमने एक टीडीएस की सेक्शन पढ़ी थी 194O, एंड 194O इज रिलेटेड टू ऑनलाइन। सो इफ ऑनलाइन गुड्स का सेल होता है, ऑनलाइन गुड्स का परचेस होता है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटेगा। तो यहां पे बेटा क्या होगा कि जो ये कारपार्ट्स.com है, ये कार पार्ट्स एसोसिएट्स, कार पार्ट्स दैट कार एसेसरीज एंड कंपनी, उनका टीडीएस काटेगा। कौन से अमाउंट पे? 12 लाख पे 1% की रेट से टीडीएस काट लेगा। 12 लाख पे 1% की रेट से टीडीएस काटेगा। सो दी इज द राइट आंसर, दैट कारपार्ट्स.com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द 12 lakh at the rate 1%. Now Mr. Shubhas has not furnished his PAN number to the car accessories and company, but furnish his Aadhaar number. What would be the rate of TCS? Guys, if you furnish the PAN or Aadhaar, nowadays both are interchangeable, so there is no need, no problem at all. You can furnish your Aadhaar card also. Then also your TCS or TDS will be collected or deducted at same rate, that is the 0.1%. So this is the question related to 194Q. 194O also there, 2061H was also there. So question number 15 we already done. After that question number 16 also we already done. 17 we already done. Question number 18 is related to one case law. Just you have to read this case law, and this case law is case law name is a Pepsi Foods Limited. Very interesting case law. Just you have to do that. Okay. After that, question number 19, you can do very this question is already given in the compiler also as the ICI material also, resale price method. Guys, when resale price method is applicable, जब आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ गुड्स खरीदते हो और आउटसाइडर को बेचते हो। जैसे मान लो ये अपना कोई एसएससी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड क्या करता है, जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीदते हो, मींस व्हेन यू परचेज द गुड्स फ्रॉम योर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड यू आर सेलिंग टू द आउटसाइडर, when you are selling to the outsider, in that particular case one method is applicable, that is called resale price method. अब एक बात समझिए, हुआ क्या कि आउटसाइडर को जब आप गुड्स बेचते हो तो ये वाला प्राइस जो रहेगा ना, ये वाला प्राइस तुम्हारा अनटेंटेड प्राइस रहेगा, या मैं बोल सकता हूं ट्रू प्राइस रहेगा, रीजनेबल प्राइस रहेगा, सही प्राइस रहेगा, दैट इज द आउटसाइडर को आपने बेचा। तो इसमें आपको आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालना है? तो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप चालू करेंगे रीसेल प्राइस से, और रीसेल प्राइस में से आप क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को लेस कर दीजिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप किसका लेंगे? अगर मान लो आपके सिमिलर ट्रांजैक्शन है, अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, तो आप इसमें से जीपी को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये वाला प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है, दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है जिसकी वजह से जीपी चेंज हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, वो फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट उस ग्रॉस प्रॉफिट में करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो भी बचेगा दैट इज द आर्म लेंथ प्राइस। तो ये क्वेश्चन जो है ये आईसीआई का क्वेश्चन है, एज इट इज, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अभी मैं कराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आता है, पोएम का क्वेश्चन है, दैट इज द, आपको पता है कोई कंपनी जो है फॉरेन कंपनी, वो इंडिया की रेजिडेंट कब बनेगी? अगर उसका पोएम इंडिया में है। पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। लेकिन एक बात बताइए, पोएम इंडिया में है, ये कब माना जाएगा? तो सबसे पहले ये देखेंगे उसका पोएम इंडिया के बाहर कब माना जाएगा। इंडिया के बाहर तब माना जाता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, एक तो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, और दूसरा एबीओई टेस्ट फुलफिल होता है। एबीओई का मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम, लेस देन 50% asset located in India, less than 50% employee are situated in India or resident in India, and whatever जो इंडियन एम्प्लॉय है उनका जो पेरोल का एक्सपेंडिचर है वो लेस देन 50% होना चाहिए टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो यहाँ पे एबीओई टेस्ट फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो एबीओई टेस्ट फुलफिल हो रहा है, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, तो उसका पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो आपको अब डेटा दे रखा है, इस डेटा को आपको यूज करना है। तो देखिए, वैल्यू ऑफ असेट्स दे रखी है, स्विट्जरलैंड में इतना है, स्वीडन में इतना है, इंडिया में इतना है। तो आपको देखना है इंडिया में लेस देन 50% टोटल असेट का है या नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय दे रखे हैं इतने इतने इतने, तो देखिए इंडिया में लेस देन 50% है या नहीं। उसके बाद पेरोल एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में लेस देन 50% पेरोल एक्सपेंडिचर है या नहीं। आपका टोटल एग्रीगेटेड इनकम दे रखा है ये, उसमें आपको देखना पड़ेगा पैसिव इनकम कितना है। तो पैसिव इनकम में कौन कौन सा इनकम आता है? जहां पे परचेज सेल जो है वो परचेज एज वेल एज सेल दोनों एसोसिएट से कर रहे हो आप। उसके साथ साथ में आपका जो रॉयल्टी का इनकम है, उसके साथ साथ में आपका जो कैपिटल गेन है, आपका इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, वो भी तुम्हारे पैसिव इनकम में जाता है। तो पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ टोटल इनकम। अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। और उसके साथ साथ में मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है, तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल 5 मीटिंग हुई है, 5 में से 2 इंडिया में हुई है, लेकिन 3 मीटिंग है वो स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड में हुई है। तो आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको
मिलेगा कि यस पोयम है वो इंडिया के बाहर है और वो कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आईसीआई के मटेरियल से ले रखे हैं। आईसीआई का जो केस स्टडी का बुकलेट है, जो आईसीआई ने 100 केस स्टडी के ऊपर जो केस स्टडी का बुकलेट दे रखा है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैंने मेरी वेबसाइट पे डाल रखा है। सॉल्यूशन का पीडीएफ मैंने मेरी वेबसाइट पे डाल रखा है। आईसीआई के जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी केस सिनेरियोज है, उनके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैंने मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप अगर चेक करेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रखा है कि किसी एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर क्यों राइट है, कौन सा राइट है, क्या होना चाहिए, वो सब मैंने डाल रखा है। तो आपको वहां से मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपका इस पे टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको ये आता है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने नया लिया है, दैट इज एनआरआई टैक्सेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करा देता हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर शिवम इज अ इंडियन सिटीजन, मिस्टर शिवम इज अ इंडियन सिटीजन has left India with his family when he was 16 year old, बेचारा 16 year old था तब इंडिया छोड़ के चला गया था, to USA on 31st March 2001 में, 31st March 2001 में he left India when he was 16 year. He was interested in the cricket since his childhood days and took cricket as his career. He came to India for playing the T20 matches on 15 Feb 2022. Mr. Shivam has made the following investment. वो इंडिया आता है 15 Feb 2022 को। तो पहली चीज तो एक बात बताइए, when he came to India for 15 Feb 2022, सो पहली चीज तो ये इंडियन सिटीजन है, बट ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो 15 फेब को आता है। तो इफ यू काउंट द डेज देन कैन आई से दैट आउट ऑफ 20 डेज 14 डेज इज नॉट इन इंडिया, तो 14 डेज इंडिया में है वो फेब में। आफ्टर दैट मार्च इज 31, सो टोटल 45 डेज। तो गाइस एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। व्हेन एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो मैं आपको बोलूं ये बंदा आपका नॉन रेजिडेंट हो गया इस साल के लिए। प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए दिस पर्सन इज नॉन रेजिडेंट प्लस ये इंडियन सिटीजन है, प्लस ये इंडियन सिटीजन है। आपको पता है अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट प्लस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है देन उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एनआरआई, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन। और एनआरआई के लिए अगर आपको याद रहेगा तो एक चैप्टर 12A करके एक नया अलग चैप्टर है जिसमें आपकी जो फॉरेक्स एसेट है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। आपकी जो फॉरेक्स एसेट है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो अगर मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहूं जो नॉन रेजिडेंट में, जहां मैं आपको एनआरआई से रिलेटेड पार्ट पढ़ाया था कॉम्पैक्ट में, एनआरआई से रिलेटेड एक टॉपिक था और जो एनआरआई से रिलेटेड जो टॉपिक था उस टॉपिक में आप यहां पे देखेंगे दिस वाज टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरआई। एनआरआई चैप्टर 12A करके एक स्पेशल चैप्टर होता है एनआरआई के लिए। इसमें क्या दे रखा है, दिस इज द प्रोविजन इज ऑप्शनल फॉर द एनआरआई। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होता है और वो क्या करता है, इंडिया में कुछ फॉरेक्स एसेट खरीदता है। फॉरेक्स एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट जो उसने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में खरीदी है। कौन कौन सी, या तो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है, पब्लिक प्राइवेट, डिबेंचर ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर खरीदता है, या डिपॉजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी के डिपॉजिट करता है। तो देखो शेयर्स में क्या था, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, या डिबेंचर या डिपॉजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी या सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है। और अगर वो उसको बेचता है तो उसमें टैक्स है वो स्पेशल रेट से लगेगा। एलटीसीजी टैक्सेबल एट द रेट 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। मींस जो भी उसको डिविडेंड मिलेगा एज वेल एज इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% से टैक्सेबल होगा, बट एलटीसीजी इज टैक्सेबल एट द रेट 10% एंड अदर इनकम विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। लेकिन इसमें एक चीज समझना, कैसे कंप्यूट करेंगे, तो सबसे पहली चीज जो भी उसको इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगा मींस डिविडेंड और इंटरेस्ट का, उसके सामने सेक्शन 28 टू 44C या 57 या चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। मींस एनी डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी टैक्सेबल। एलटीसीजी चैप्टर 6A का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, जो चैप्टर 6A के डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने अवेलेबल नहीं। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इज अवेलेबल। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 मींस दैट कन्वर्जन ऑफ इनटू फॉरेन करेंसी, मींस आप जो कैपिटल गेन का कैलकुलेट करेंगे वो फॉरेन करेंसी में करेंगे एंड आफ्टर दैट रीकन्वर्ट इनटू द इंडियन करेंसी। मींस वो टीटीबीआर टीटीएसआर वाला याद आया, हमने पढ़ते टाइम मैंने सनी का एग्जांपल दिया था।
कि जो सनी का एग्जाम्पल था, वो सनी के एग्जाम्पल में हम क्या करते थे, कन्वर्ट करके और उसको कैलकुलेट करते थे, वो एप्लीकेबल है, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड अदर इनकम जो है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई फॉरेक्स एसेट लेते हो और फॉरेक्स एसेट आप बेच देते हो जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो यहां पे एक 115F सेक्शन बोलती है कि विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर आप कोई दूसरा फॉरेक्स एसेट खरीद लेते हो। विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर अगर आप कोई दूसरा फॉरेक्स एसेट खरीद लेते हो तो उस केस में बेटा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू फॉरेक्स एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू फॉरेक्स एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, इस फॉर्मूला बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो भी आप एसेट फॉरेक्स न्यू एसेट खरीदोगे उसको 3 इयर्स तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा और इसमें रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये वाला टॉपिक है, ये ऑप्शनल है NRI के लिए। तो देखिए, चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन पे आप आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। Mr. Shivam is an Indian citizen. He left India with his family when he was 16 year old to the USA on 31st March 2001. When he was interested in cricket and he returned back to India in current year on the 15th Feb 2022 to play a cricket match in India. So in current year he has stayed only 45 days. So he is a non-resident in India. Now what he has purchased? He purchased the shares of the company. Here guys, कौन सी कंपनी के उसने शेयर परचेज किए, मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर परचेज किए। STT नॉट पेड ऑन द परचेज, STT पे नहीं किया। एक बात बताइए, STT पे नहीं करते हैं तो आपको पता रहेगा आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलता। 112A में जो 10% की रेट से टैक्स लगता है और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप STT परचेज एंड सेल दोनों पे नहीं करते। बिकॉज इन केस ऑफ शेयर STT हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल। और ये आपने कब परचेज किया था, 1 जून 2019 को। अमाउंट वॉज 60 लाख एंड इट इज परचेज इन द US डॉलर में, आपने फॉरेन करेंसी एक्वायर्ड किया है, फॉरेन करेंसी में एक्वायर्ड किया। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं और भैया वो आपने US डॉलर में किया है, तो ये आपकी फॉरेक्स एसेट बन जाएगी। जो अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा NRI वाला, उसका बेनिफिट इसमें मिल सकता है, आंसर इज यस। दूसरा, HEG लिमिटेड जिसपे आपने STT पेड किया है ऑन परचेज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज किया है और बेटा ये रुपीज में परचेज किया है, तो रुपीज में परचेज किया है तो ये फॉरेक्स एसेट नहीं है। फॉरेक्स एसेट उसको बोलते हैं जो आपने फॉरेन करेंसी में परचेज की है किसी इंडियन कंपनी के शेयर, तो ये तो आपने रुपीज में परचेज किया, तो ये फॉरेक्स एसेट नहीं है। जो चैप्टर 12A वाला बेनिफिट है वो इस पे नहीं मिलेगा, आपने STT पे किया है। डाबर लिमिटेड है जिसपे STT आपने नॉट पेड ऑन द परचेज, बट ये भी आपने US डॉलर में परचेज किया है 22 जन 2021 को। आपने अदर इन्वेस्टमेंट और किए हैं। अदर इन्वेस्टमेंट क्या किए हैं, आपने 100 GDR खरीदे हैं लिस्टेड कंपनी के, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट ऑन 10/10/2011 को खरीदा था, 2000 पर GDR परचेज इन द US डॉलर, फॉरेन करेंसी में आपने GDR खरीदा। एक बात बताओ, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो GDR खरीदता है एंड फिर उसको बेचता है तो उस पर आपको पता है एक 115AC करके सेक्शन लग जाती है। बॉन्ड्स, इंडियन कंपनीज के बॉन्ड या GDR है उस पर 115AC करके सेक्शन लगती है, अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा तो NR के लिए। नेक्स्ट पार्ट, उसने बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी इशूड अब्रॉड एंड परचेज इन द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं 1/4/2015 को 10 लाख का, ये भी आपका 115AC में जाएगा। उसने 10% डिबेंचर खरीदे हैं इंडियन कंपनी के जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और 1/4/2016 को खरीदे US डॉलर में 10 लाख में। आपसे आगे क्या बोला है, मिस्टर शिवम रिसीव्ड द 11 लाख रुपीज एज अ डिविडेंड फ्रॉम द अबव कंपनीज, उसको 11 लाख का डिविडेंड मिला। All the above investment in the share were sold by Shivam on 20th January 2022. उसने सब बेच दिया, all the shares बेच दिए, जो उसके पास शेयर्स थे ये 3 कंपनी के, मित्तल लाइफस्टाइल, HEG एंड डाबर, ये तीनों के शेयर उसने बेच दिए ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड STT was paid as follows, उसने STT भी भरा है सेल के टाइम पे, ठीक है। शेयर्स ऑफ मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड उसने 1,50 लाख में बेचा एंड ही डिपॉजिटेड 90 लाख फ्रॉम द सेल प्रोसीड विद द इंडियन पब्लिक कंपनी ऑन 30 जून 2020। अब एक बात समझिए, उसने मित्तल लाइफस्टाइल के शेयर बेचे और विद इन द 6 मंथ, क्योंकि 20 जन 2022 को बेचा, विद इन 6 मंथ उसने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, दैट इज द इंडियन पब्लिक कंपनी के, में उसने री इन्वेस्टमेंट कर लिया। शेयर्स ऑफ HEG लिमिटेड 15 लाख में बेचा, he invested 15 लाख इन द शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड ऑन 30 जून 2022। शेयर्स ऑफ डाबर उसने 60 लाख में बेचा एंड इन्वेस्टेड 60 लाख इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड ओनली ऑन द
30th June 2022. 50% of GDR were sold to Priya, a non-resident, on 1/4/2021. उसने 50% GDR है वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचा, मैं ये भी नॉन रेजिडेंट है, उसने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर ही GDR बेच दिया किसी प्रिया को for 18 lakh, and 15% balance were sold to the Hitesh, a resident, on 1st March 2022 for the 15 lakh rupees. Mr. Shivam also received the interest as follows. उसको इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए का. बैंक चार्जेस फॉर द अबोव इंटरेस्ट इज 5000 है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला 1 लाख का, और उस पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर है वो 10,000 है. एंड फॉर मैचेस प्लेड इन इंडिया मिस्टर शिवम हैज अर्न 6 लाख एज अ मैच पार्टिसिपेशन फीस. अब आपको यहाँ पे TTBR TTSR की रेट दे रखी है, यहाँ पे TTBR TTSR की रेट दे रखी है. Based on the fact of the above case scenarios, choose the most appropriate answer of the following question, assuming that Shivam has opted the chapter 12A. So he opted the chapter 12A, जो NRI वाला चैप्टर है वो उसने ऑप्ट किया है. आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द बाय द शिवम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 में कितना कैपिटल गेन आएगा, वो आपको निकालना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा. तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली चीज मैं यहां पे सेल का डेट लिख रहा हूं एक बार, 20th जनवरी 2022. सो 20th जनवरी 2022 दैट इज द सेल का डेट. अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपने ये जो शेयर परचेज किया था मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड का, एसटीटी इज नॉट पेड करके, ठीक है, एसटीटी नॉट पेड ऑन द परचेज, हो सकता है आपने आउट ऑफ द मार्केट वगैरह खरीदा हो. आपने 1 जून 2019 को खरीदा था, आपने बेचा 20 जनवरी 2022 को, लॉन्ग टर्म है. क्योंकि अगर अनलिस्टेड भी है, सेल के टाइम पे तो उन्होंने बोला है लिस्टेड, बट अगर अनलिस्टेड भी है तो मैं बताऊं पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर से ज्यादा है, तो ये वाली असेट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है. उसके बाद HEG के शेयर 1 जून 2019 को खरीदे थे और STT पेड ऑन द परचेज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां पे आपका 20th जन 2022 को, तो ये भी आपकी लॉन्ग टर्म है. दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. नाउ डाबर लिमिटेड आपने 22 जनवरी 2021 को खरीदा था और आप 20th जनवरी 2022 को बेच रहे हैं, तो मैं बोलूं ये आपका शॉर्ट टर्म है. तो ये तीनों आपने बेचे. अब अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मित्तल पे, उसके बाद में HEG पे, और उसके बाद डाबर पे. डाबर पे शॉर्ट टर्म होगा और मित्तल पे आपका लॉन्ग टर्म होगा. चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे आपके लिए एक बार एक पेज इंसर्ट कर ही लेता हूं, बेटर रहेगा. तो यहां पे मैंने एक पेज इंसर्ट कर लिया यहां पे. चलिए अब मैं कैपिटल गेन अगर मित्तल पे कैलकुलेट करने जाऊं, अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो आपके हाथ में रखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा. अगर मैं कैपिटल गेन निकालने जा रहा हूं, कैपिटल गेन ऑन मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड, सो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड, एक बात बताइए कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा. तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज तो आपको यह देखनी है कि क्या ये फॉरेक्स असेट है या नहीं है. आंसर इज यस, ये फॉरेक्स असेट है, क्योंकि एक तो ये इंडियन कंपनी का शेयर है, मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड इंडियन कंपनी का शेयर है, और दूसरी चीज उसने जो शेयर परचेस किया है ना वो फॉरेन करेंसी में किया है, US डॉलर में, तो ये आपका 10% की रेट से टैक्सेबल होना चाहिए. और आपका ये चैप्टर जो क्या बोलते हैं, चैप्टर आपका जो है इसका NRI वाले चैप्टर में जाएगा. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल गेन निकालते टाइम क्या फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 लगेगा या नहीं, जो कन्वर्जन इनटू अपन करते थे वो लगेगा या नहीं लगेगा. एक बात बताऊं, अगर आपको याद रहेगा तो हमने ये पढ़ा था कि अगर सेक्शन 112A लगती है, 112A कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस, 112A लगती है, तो आपको पता है ये आपको फर्स्ट एज वेल एज सेकंड प्रोवाइजो का दोनों का बेनिफिट नहीं मिलता. लेकिन क्या इस केस में 112A लगेगा? आंसर इज नो बेटा, 112A नहीं लगेगा. क्यों 112A नहीं लगेगा? क्योंकि आपको क्लियरली दे रखा है कि परचेज करते टाइम उसने STT पे नहीं किया, और शेयर्स के केस में परचेज और सेल दोनों पे STT पे होता है, तो ही 112A लगता है. तो यहां पे परचेज के टाइम पे STT नहीं है, और व्हेन STT इज नॉट देयर, जब यहां पे STT नहीं है तो उस केस में 112A नहीं लगेगा, नॉर्मल कैपिटल गेन आएगा. और जब नॉर्मल कैपिटल गेन आएगा तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा. और यहां पे जो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है वो आपको फॉरेन करेंसी में करना है. तो देखिए, चलिए हम डॉलर में कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा आपने, 1 करोड़ 50 लाख में बेचा.
सो 1,50,00,000 में बेचा, और आप यहां पे रेट कौन सा वाला लेंगे? रेट लेंगे एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेट आपकी 20 जनवरी 2022 है। इस डेट का 58 और 62 का एवरेज कितना होगा? 60। तो डिवाइड बाय कर दीजिए आप 60, तो आपका कितना डॉलर होगा? तो 1,50,00,000 डिवाइड बाय $60, इट्स कम्स टू द 2,50,000 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां, जब भी फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 लगता है इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। एज वेल एज गाइस यहां एनआरआई वाले प्रोविजन में भी बोला हुआ है इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? आप देखिए, आपने जो ये शेयर खरीदे थे ये कितने में खरीदे थे? तो आपने ये शेयर है वो 60 लाख में खरीदे थे, लेकिन आपने यूएस डॉलर यूज किया था। तो देखिए आपने 60 लाख में खरीदे थे, लेकिन सर यहां अपन क्या करेंगे, जब आपने परचेस किया था तब का एवरेज रेट क्या था? तो जब आपने परचेस किया था वो डेट थी 1 जून 2019, और उस डेट का आपका एवरेज रेट था 28 एंड 32 का एवरेज आप करेंगे तो इट्स कम्स टू द 30 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 60 लाख डिवाइड बाय 30, सो इट्स कम्स टू द 2 लाख रुपीस का आपका डॉलर में इंडेक्स सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। सो 50,000 आपका डॉलर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। 50,000 आपका डॉलर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब एक बात बताइए, इसको आप रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, और इंडियन रुपीस में रिकन्वर्ट करेंगे, टीटीबीआर लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेट का टीटीबीआर 58 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 से। तो आप क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 58 से करेंगे, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 58 इट्स कम्स टू द आपका 29 लाख आ जाएगा। सो 29 लाख रुपीज है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इन रुपीज। लेकिन एक बात समझना, इसने क्या किया, जैसे ही एसेट को बेचा उसने फिर दूसरी फॉरेक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। इसने 90 लाख रुपीज है, उसने दूसरी फॉरेक्स एसेट में इन्वेस्ट किया है, इंडियन पब्लिक लिमिटेड के शेयर खरीदे। तो इंडियन पब्लिक लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, तो अगर मान लो एसेट बेच के विद इन 6 मंथ आप दूसरी फॉरेक्स एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो, तो यहां पे एग्जेम्पशन और मिलेगी। कौन सी सेक्शन में एग्जेम्पशन मिलेगी? 115F में। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? आपका कैपिटल गेन कितना है? 29 लाख है, मल्टीप्लाई बाय नई आपने असेट खरीदा उसका कॉस्ट कितना है? तो नई असेट आपने जो खरीदी है उसका जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इज आपने 90 लाख में खरीदा या सो 90 लाख में खरीदा है आपने, और बेटा आपका नेट कंसिडरेशन कितना था? 150 लाख था। नेट कंसिडरेशन आपका 150 लाख था, यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लिया था 150 लाख था। तो एक बात समझिए, यहां पे कितने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 15, इट्स कम्स टू द 17,40,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आपका रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचेगा? माइनस 29 लाख कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 11,60,000 का आपका रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा इन केस ऑफ द मित्तल लाइफस्टाइल के शेयर बेचने पे। मित्तल लाइफस्टाइल के शेयर बेचने पे आपको यहां पे 11,60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। अब एक बात समझिए, दूसरा आपने शेयर बेचा एचईजी लिमिटेड का। बट गाइस एक चीज समझना, पहली चीज तो एचईजी लिमिटेड का शेयर है, वो शेयर आपने खरीदा था वो रुपीज में, तो ये फॉरेक्स एसेट नहीं है। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखो कि यहां पे एचईजी लिमिटेड के केस में ये लॉन्ग टर्म है, और उसने परचेज के टाइम पे एसटीटी पे किया था। एट द टाइम ऑफ परचेज आपने एसटीटी पे किया था, और एट द टाइम ऑफ सेल ऑल्सो आपने एसटीटी पे किया, तो यहां तो 112A लग जाएगा। और 112A लगेगा। आपने कितने में बेचा है? आपने यहां पे बेचा है 15 लाख में, और आपने खरीदा कितने में था? आपने खरीदा था 10 लाख में। तो मैं बोलूं यहां तो सीधा 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यहां तो 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो जो आपका दूसरा कंपनी है दैट इज द आपका एचईजी लिमिटेड, तो एचईजी लिमिटेड का तो एसटीटी परचेज सेल दोनों पे हुआ है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने 15 लाख में बेचा, और देखिए आपका 10 लाख है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जब भी 112A लगता है बेटा, 112A लगता है तो आपका फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 नहीं लगेगा, जो कन्वर्जन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, और इंडेक्स तो मिलेगा ही नहीं करके। ठीक है, तो देखिए आपका कॉस्ट कितना है? 10 लाख, और 10 लाख कॉस्ट है, तो यहां पे आपके पास बचा कितना? 5 लाख। ये 5 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो जाएगा। अब उसने और कोई शेयर खरीदे तो कोई एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो। एग्जेम्पशन वो सिर्फ फॉरेक्स एसेट पे मिलती, लेकिन ये तुम्हारी फॉरेक्स एसेट नहीं है ना। ये फॉरेक्स एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो पहले एसेट खरीदी थी वो रुपीज में खरीदी थी, तो ये फॉरेक्स एसेट नहीं है। फॉरेक्स एसेट है वो चैप्टर 12A के हिसाब से उसी एसेट को बोलेंगे जो आपने पहले फॉरेन करेंसी में खरीदा था। नेक्स्ट पार्ट,
तो आपका डाबर लिमिटेड का एक बात बताइए, यहां पे आपने एसटीटी पे नहीं किया था, एसटीटी वगैरह है वो आपने पे, तो 112 है तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है पहली चीज। तो शॉर्ट टर्म है तो अपन कैपिटल गेन नॉर्मली शॉर्ट टर्म वाला कैलकुलेट करेंगे, बट आपको फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी आपको फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। 40 लाख में खरीदा था कब, 22 जनवरी 2021 को, और अब आप बेच कितने में रहे हैं, 60 लाख में बेच रहे हैं। फॉरेक्स एसेट है। अब एक बात समझिए, यहां पे आपने किसके शेयर बेच रहे हैं, दैट इज द डाबर लिमिटेड। तो डाबर लिमिटेड के शेयर बेचे, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 60 लाख है। अब एक बात बताइए, सेल की डेट पे आपका रेट, एवरेज रेट है वो 60 है। सेल की डेट पे आपका एवरेज रेट 60 है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 60 लाख डिवाइड बाय 60, इट्स कम्स टू द $1 लाख आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आपने खरीदा था, कब खरीदा था ये शेयर, तो मैं बताऊं डाबर के शेयर आपने जो खरीदे थे, दैट वाज द डेट वाज द 30 जून 2022, सॉरी डाबर के शेयर आपने खरीदे थे दैट इज 22 जन 2021। तो 22 जन 2021 को रेट क्या है, 48 एंड 52, तो 48 एंड 52 का एवरेज कितना हुआ, 50 हो गया। तो आप बताइए आपकी कॉस्ट कितनी थी, तो यहां पे आपकी जो कॉस्ट थी, दैट कॉस्ट वाज 40 लाख। तो 40 लाख का आपका कॉस्ट था एंड डिवाइड बाय 40 लाख का कॉस्ट था, एंड उस टाइम का एवरेज रेट 50 था। 40 लाख का कॉस्ट एंड एवरेज रेट वाज 50, सो इट्स कम्स टू द 80,000। सो मैं आपको बोलूं, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया $20,000 का, और इसको जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो $20,000 मल्टीप्लाई बाय 58 एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ द एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। तो यहां पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय आप 58 करेंगे, इट्स कम्स टू द 11,60,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा बेटा, अंडर सेक्शन 111A वाला। अब यहां पे आपने और कोई फॉरेक्स एसेट खरीदी है, ये फॉरेक्स एसेट बेचने के बाद आपने और फॉरेक्स एसेट खरीदी है, रिलायंस के शेयर, तो क्या आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जेम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने मिलती है। और यहां पे तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 11,60,000, तो इसके सामने आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चलिए, तो यहां पे फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, कंप्यूट द टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द शेयर्स बाय द शिवम। तो शिवम ने जो शेयर बेचे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ बेटा, एक तो ये 11,60,000 का ये वाला, और दूसरा तुम्हारा ये वाला 5 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 5 लाख एंड 11,60,000 कम्स टू द आपका कितना हो, 11 और 5 16,60,000। तो 16,60,000 विल बी द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर इन द फर्स्ट केस, बी इज द राइट आंसर। What is the taxable short-term capital gain on sale of the shares for assessment year 22-23? तो short-term capital gain डाबर पे हुआ था 11,60,000. So 11,60,000. It means taxable under section 111A. B is the right answer. So first two question, your B is the right answer. So first is B, second is B is the right answer. Next part. Which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ जीडीआर बाय द शिवम? एक बात समझना बेटा, जीडीआर में आपको मैंने सेक्शन 47 में भी बताया था, सेक्शन 47 कैपिटल गेन का, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहरी किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को जीडीआर बेच देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पे एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि उसने जो पहले जो जीडीआर बेचा ना 50% जीडीआर, वो किसी प्रिया को बेचा था जो कि नॉन रेजिडेंट है 1/4/2021 को, और वो तो इंडिया के बाहर ही था उस टाइम जब वो इंडिया के बाहर था। इंडिया में कब आया, इंडिया में तो आया 20 जनवरी 2022 को, तो वो 1 अप्रैल 2021 को तो इंडिया के बाहर ही था। तो इंडिया के बाहर उसने आधा जीडीआर किसको बेच दिया था, किसी नॉन रेजिडेंट को बेच दिया था, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब उसने रेजिडेंट को बेचा, रेजिडेंट को 15 लाख में बेचा, उस पर टैक्स लग जाएगा। हितेश को बेचा जो कि रेजिडेंट है 50%, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और जीडीआर पे टैक्स 115AC के हिसाब से लगेगा 10% की रेट से, अगर आप देखेंगे तो चलिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ 1000 जीडीआर शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। नो कैपिटल गेन विल अराइज ऑन 15% जीडीआर टू प्रिया, बट 10% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविएबल on the capital gain computed after giving benefit of foreign currency conversion but not indexation। एक बात बताओ, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट पे कन्वर्जन वगैरह थोड़ी होगा करके, ठीक है।
conversion in respect of GDR to the Hitesh, ये भी सही नहीं है. No capital gain will arise on the 50 GDR to Priya, but 10% plus applicable surcharge and health and education cess is leviable on the capital gain computed without giving the benefit of indexation and foreign currency conversion in respect of transfer of GDR to Hitesh. एक बात समझिए, ये कन्वर्जन का बेनिफिट सिर्फ दो चीजों पे मिलता है, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एंड डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी. GDR इज नॉट अ डिबेंचर, GDR इज नॉट अ डिबेंचर, शेयर एंड डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी होगा, उस पे कन्वर्जन का बेनिफिट मिलेगा, बट GDR पे कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो हियर सी विल बी द राइट आंसर. सो इन द पॉइंट नंबर थर्ड आप देखेंगे सी विल बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट विल बी द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर शिवम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. तो देखिए, शेयर्स बेचने या GDR बेचने पे तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी उसका इनकम कितना है. तो बाकी इनकम में देखिए, एक तो उसको डिविडेंड मिला था, तो कैलकुलेट करिए डिविडेंड, कैलसी में ले लीजिए 11 लाख का डिविडेंड. तो 11 लाख का तो उसको डिविडेंड मिला था, तो आप 11 लाख ले लीजिए डिविडेंड के टूवर्ड्स. उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स. अब एक बात समझना, उसके पास इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स भी ग्रॉस रेट से टैक्सेबल होते हैं. नॉन रेजिडेंट के हाथ में बॉन्ड्स का इनकम वगैरह है वो ग्रॉस रेट से टैक्सेबल होगा, तो इसमें 1 लाख ले लीजिए, एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा. उसके बाद ये जो डिबेंचर है वो डिबेंचर पे भी 115 AC में जाता है और इस पे भी ग्रॉस टैक्सेबल होता है, एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, तो इसमें 1 लाख और जोड़ दीजिए. और आपका 6 लाख का और आ जाएगा, कौन सा वाला, दैट इज शिवम का. जो 6 लाख जो है वो शिवम का मैच पार्टिसिपेशन फीस है. तो टोटल आपका कितना हो गया, 22 लाख. नहीं, आपका डिविडेंड कितना था, 11 लाख. ओ सॉरी, 11 लाख आपका डिविडेंड था, प्लस 1 लाख रुपया ये इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स और 1 लाख रुपया डिवेंचर ऑन बॉन्ड्स, तो 2 लाख ये ऐड कर दीजिए, और प्लस आप 6 लाख ऐड करिए, तो 19 लाख रुपया उसकी इनकम हो जाएगी, जो कि आपकी कैपिटल गेन को छोड़ के है. सो 19 लाख रुपया उसकी जो इनकम है वो कैपिटल गेन को छोड़ के, दैट इज द क्वेश्चन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30 है ना, ये एज इट इज मैंने कंपाइलर से ले रखे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 29 आपने कंपाइलर का क्वेश्चन है, गोमती प्राइवेट लिमिटेड. ये क्वेश्चन आपने किया होगा कि जो नाबार्ड के साथ वगैरह पैसा जमा कराते हो तो आपको वो डिडक्शन मिलता है 40% का एंड ऑल, एंड उसमें से आपको पैसा विथड्रॉ करके आप टी कॉफी रबर बोर्ड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं. ध्यान रखना, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते आप जो है, लेकिन उसमें कंप्यूटर खरीद सकते हैं, उसमें कंप्यूटर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक चीज समझना, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बट दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड इन द करंट ईयर अलाउ नहीं होगा, बट आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 29. और क्वेश्चन नंबर 30 FII से रिलेटेड है, ये भी अपन ने क्लास में कर रखा है. दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड इन द क्लासेस एज वेल एज द आपके कंपाइलर में भी दे रखा है. आप सेक्शन 115 AD को पढ़िएगा, और 115 AD को रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चन करिए, आपसे इजीली हो जाएगा करके, ठीक है. चलिए, सो गाइज, अब यह आपका लास्ट लेक्चर था. इसके बाद आपको नवंबर के लिए कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा. अब नवंबर के लिए लास्ट 1 डे में सर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, दैट आई ऑलरेडी गिवन विद द मे का एग्जाम. मे के एग्जाम के लिए जो मैंने प्लानिंग दी थी वो आप नवंबर के लिए भी फॉलो करेंगे. मे के एग्जाम के लिए जो मैंने अमेंडमेंट्स बोले थे वो आप नवंबर के लिए भी फॉलो करेंगे, बिकॉज मे एंड नवंबर बोथ के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 ही एप्लीकेबल होता है. अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन आपको RTP भी देखना है, MTP भी देखना है, तो RTP MTP आप एक बार देख के जाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल पाए करके, ठीक है. सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है. अब मैं आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई मेरे से जितना होता था आई डिड दैट. मैंने आपके लिए ऑलरेडी आई अपलोडेड द रिवीजन लेक्चर फॉर ऑलमोस्ट टॉपिक मींस 60-70% सिलेबस का, तो आई हैव अपलोडेड द रिवीजन लेक्चर एंड इन डिटेल विथ हाईएस्ट एनर्जी लेवल आई डिड द रिवीजन लेक्चर फॉर यू. नाउ इट इज़ योर रोल. लास्ट में जाते जाते आपके लिए 30 बेस्ट क्वेश्चन मैंने निकाल के और दिए, उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए करके, ठीक है. नाउ इट इज़ योर रोल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन. आपका रोल है, आप एग्जाम में परफॉर्म करिए, अच्छे से करिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. स्टिल यू हैव द टाइम इन योर हैंड. 1 महीने से ज़्यादा का टाइम अभी भी आज की डेट से मैं देखूँ तो बचा है आपके पास. काफ़ी टाइम होता है, इतना कम टाइम नहीं है. आप अपने आप को बोलिए ऑल इज़ वेल करके, ठीक है. अपने आप को बोलिए और हो जाएगा. बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप इतना सोचते हो ना कि हो जाएगा करके, ठीक है, आप इतना बोलते हो ना हो जाएगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. तो आप अपने आप को बोलिए, एवरीडे छोटे छोटे अपने आप के लिए टारगेट रखिए, एवरीडे का टारगेट रखिए. कल क्या पढ़ना है, आज अगर आप जब सो रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल का टारगेट क्या है. आप चाहिए तो एक नोटबुक में लिख लीजिए कल अपने को ये करना है, और जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है अपने आप को एकदम पार्टी दीजिए, ट्रीट दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए. बिकॉज मेरे को ये लगता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं मेरा टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ. टारगेट कंप्लीट कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे फील्ड में हम पढ़ाने का है कि आज का लेक्चर कंप्लीट, मेरे को पता है कि ये
मुझे बुक का काम कंप्लीट करना है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है ना, मेरे को पता नहीं एक अलग सा फील होता है, शायद आपको भी ऐसा होता होगा। सो जस्ट पढ़ाई करते करते अपने आप को थोड़ा ऐसे प्राइज दीजिए, अपने आप को अवार्ड करिए कि चलिए आज अपन है ना आइसक्रीम खाएंगे। अगर मान लो ये कंप्लीट कर लिया आज, तो विल हैव द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाएंगे, या फिर कुछ थोड़ा आधा घंटा गाना सुन लेंगे, या घूमने चले जाएंगे, वॉक पे चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। वैसे आप अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप से बात करिए, सबसे ज़्यादा आप अपने आप से बात करिए, पॉजिटिव बातें करिए, अपने आप को हमेशा थोड़ा मोटिवेट रखिए। सो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।